चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So, start from the previous lecture. Or before we start the usual content, any query from the last class? कोई सवाल है आपका तो पहले वो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं. जी, मोइन तहसीनुल्लाह. एनी क्वेश्चन? वही क्या? That's really presentation. जी, इंशाल्लाह next week we will have the final presentations. So today we are going to finish off whatever is left. एंड अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको करूँ, आपको सॉर्ट ऑफ एक दफा दोबारा गो थ्रू कराऊँ चीज़ों से, तो हमने सब्जेक्ट के दौरान अपने इस पूरे सेगमेंट्स को या पूरे कोर्स को 3 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ था. एक हिस्से का ताल्लुक था कि रीडिंग क्या करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उसकी क्वालिटी एस्पेक्ट्स को देखना, और उससे रिलेटेड जो कुछ कंफ्यूजन्स या अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम दी एचईसी परस्पेक्टिव, फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी परस्पेक्टिव, वो हमने डिटेल में देखी. और सेकंड जो पोर्शन था दैट वाज रिलेटेड टू द राइटिंग, कि अब आपने लिखना है तो लिखने के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ क्या हैं और एचईसी की पॉलिसीज़ क्या हैं, और इस पर्सपेक्टिव से अगर कोई कन्फ्यूजन हैं तो उनको हमने दूर किया. और आपको कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी दिए, और अकॉर्डिंगली आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी इनपुट भी दी, और उसमें जो गलतियाँ थी वो भी मैंने इंडिकेट की. और इसके साथ ओवरलैपिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि आपने अपने काम को प्रेजेंट भी करना होता है. प्रेजेंटेशन के लिए आपको ईमेल्स भी लिखनी होती हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार करने होते हैं, आपने अपनी प्रेजेंटेशंस भी देनी होती हैं, आपने इंटरेक्ट भी करना होता है. तो उन हवालों से किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, और उसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं, या क्या ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए. उन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, और कोई डाउट्स थे तो उनको भी हमने दूर किया. और कुछ और रिलेटेड चीज़ें भी थी जो शायद डायरेक्टली इन तीनों से रिलेटेड नहीं थी, बट ये कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं रीडिंग को और राइटिंग को, उनको भी हमने डिस्कस किया. और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जो ऐसे कुछ चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स जो हैं जिन पे बाज़ औक़ात चाहते हुए या ना जानते हुए इस तरह का कोई एक्शन करते हैं जो कि अनएथिकल डिक्लेयर हो जाता है या एथिक्स में नहीं आता. तो जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, उनको हम देखेंगे. और फिर ये कि जब आप एक एस्पेक्ट है जिसका जिसका ताल्लुक है कि आपने अपनी एक प्रोडक्ट डेवलप कर ली, आपने से रीडिंग की, राइटिंग की, रिसर्च पब्लिकेशंस लिखी, और उसके बाद फिर आपने कहा जी मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई हार्डवेयर डेवलप करना है, और फिर उसको मैंने पेटेंट करवाना है या उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिटेन रखना है. तो उस हवाले से एक पोर्शन है जो कि आज हम कोशिश करेंगे कवर कर लें. तो ये दो चीज़ें हमने आज फोकस करनी है. और अगर इससे पहले अब तक जो चीज़ें हमने देखी हैं, कोई शक व शुबा है, कोई डाउट है, लेक्चर्स सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं. आप दोबारा एक दफ़ा उनको फास्ट स्पीड पे देख सकते हैं, अपने नोट्स को रिफाइन कर सकते हैं, और कोई डाउट्स हैं उनको नोट डाउन करके उनको पूछ सकते हैं. वी स्टिल हैव अनदर क्लास आफ्टर दिस. और ये कि इस पर्सपेक्टिव से अपने जो मेरा ये एम था कि अपनी समरीज आप लिखें लेक्चर्स की, वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन हैं. उनमें से ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज भी लोगों के होते हैं अपनी ऑफिस रूटीन की वजह से. कमिटमेंट है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ने दी हुई है स्टूडेंट को कि वो उनको ये कम से कम गिला ना हो कि हम क्योंकि काम करते हैं तो हमें हमें कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में या पाकिस्तान में. तो उस पर्सपेक्टिव से यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉलिसी थी कि आप ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि किसी वजह से क्लास में नहीं आ सकते, वो एटलीस्ट अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकें, और अच्छे तरीके से लेक्चर्स को देख के, और मैं भी उसके क्वेरीज को एड्रेस करके, क्योंकि आजकल चीज़ें बड़ी इजी हो गई हैं हैंडलिंग इस पर्सपेक्टिव से कि आप कभी भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन कॉल्स के ऊपर, और वीडियो कॉल्स भी अब पॉसिबल हैं, जूम सेशंस पॉसिबल हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं. तो सिर्फ इस वजह से कि अगर एक स्टूडेंट किसी किसी एक शहर में नहीं है या वो किसी क्लास में नहीं आ सकता, तो वो कहीं दूर किसी जगह पे वो एंगेज्ड है, तो उसको भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अपने टाइम को इस्तेमाल कर सके, और अगर उसको वो पॉजिटिव सेंस में ले
प्रोवाइडेड इसमें हमेशा एक इफ का स्टेटमेंट आता है कि यूनिवर्सिटी ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव मेजर, बट देर ऑलवेज सम पीपल हु टेक इट इन द नेगेटिव वे एज वेल, क्योंकि इंसान है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं और चेक हो जाते हैं कि जो फिर किसी और तरीके से इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर ऑलवेज चेक्ड। और देखिए जो ये एक फैक्टर है दुनिया में ट्रस्ट का, अगर आप किसी के भी ट्रस्ट को तोड़ेंगे तो खुद आप हमेशा अफेक्ट होंगे। अगर मैं किसी का ट्रस्ट तोड़ूंगा तो उसको कोई नुकसान नहीं है जिसका मैंने ट्रस्ट ब्रेक किया है, इसका नुकसान सीधा का सीधा मुझे ही होगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो महीने बाद हो जाएगा। तो कभी ना कभी जिंदगी में मुझे वो चीज़ जो है वो नुकसान पहुंचा देगी। तो इस पहलू को हर एक को मद्देनजर रखना चाहिए। तरबियत ज़्यादा अहम होती है, तालीम जो है इंसान ले ही लेता है। ठीक है, तो तरबियत जो है वो मेरे ख्याल में 80% तरबियत अहम है इंसान की, इंसान की प्रोग्रेस में। 20% तालीम है, बहुत हो गया। तो सिर्फ इस वजह से कोई गलत हरकत करना कि मुझे शायद कोई डिग्री इस पर्सपेक्टिव से मिल जाएगी और कोई इजी वे से मुझे मिल जाएगी, तो वो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो उस इंसान को ही है, कहीं ना कहीं किसी किसी स्टेज के ऊपर। तो जो भी लोग हैं जो पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, और वो ये देखें कि कहीं मेरी किसी गलत हरकत से किसी और स्टूडेंट का जो कि शायद पॉजिटिव है और एडमेंट है या कहीं के एम्बिशियस है, उसका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर कोई एक गलत चीज़ रिपोर्ट होती है किसी स्टूडेंट की तरफ से, तो अल्टीमेटली फिर ये लोगों के दिमाग में आता है कि इसको बंद कर दिया जाए, बिकॉज पीपल नॉट टेकिंग इट पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, वो जो दो चार लोग हैं जो कि बदगुमाश हैं या बदगुमान हैं या कहें कि उनकी जो तरबियत है वो दुरुस्त नहीं है, तो उसका नुकसान उन सारे लोगों को भी होता है जो कि शायद अच्छे तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो कट दी स्टोरी शॉर्ट, मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये फैसिलिटीज़ एक्सटेंड की गई हैं डिस्टेंस लर्निंग की या फ्लेक्सिबल लर्निंग की, क्लास में ना आने की और अपने ओन के ऊपर चीज़ें कुछ कवर करने की, तो इसका एक मस्बत पहलू है जो कि ब्रॉडली टॉप से देखा जाता है कि उसका माशरे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो ऐसे लोगों को आप भी ज़रूर चेक करें कि जो इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको आप समझाने की कोशिश करें, इंसान है, समझ आ जाती है चीज़ें। और अगर फिर भी ना हो तो अल्टीमेटली मैं इस पे यही कहूँगा कि उसका नुकसान किसी को नहीं, उसका नुकसान उसी को ही। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली, दैट ही और शी वुड बी अफेक्टेड इन दी लेटर पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। तो वो उसकी मर्जी है अगर वैसे चलना चाह रहा है तो। क्योंकि ये जो होती है ना, इसको हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की जो हरकतें होती हैं, ये आपके आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में आनी शुरू होती, खून में आती है और फिर नस्लों में ट्रांसफर हो जाती है। जब नस्लों में ट्रांसफर होती है तो आपको शायद नहीं पता कि मुझे नुकसान है, हो सकता है आपकी औलाद को नुकसान हो, उनकी औलाद को नुकसान। तो ये चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि अपने 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 अमाल को, अपनी जो सोच है उसको आप हमेशा ऐसे तरीके से लेके चलें कि जो जिसका नुकसान ना आपको हो ना आपकी आने वाले किसी शख्स को हो। ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी टुडेज कंटेंट। मैं जो आज चीज़ कवर करना चाह रहा था वो हम एथिकल स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे। अच्छा, एथिकल स्टैंडर्ड्स में इश्यूज में सिर्फ प्लेजरिज्म ही एक चीज़ नहीं है, बल्कि और बहुत सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें सोचना या मद्देनजर रखना है व्हेन एवर वी आर डूइंग रिसर्च, और एकेडमिकली हम इन्वॉल्व हैं या नॉन एकेडमिकली भी हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में आप हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ जमा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ लोगों को बता रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो और उस हवाले से जब भी कोई इंसान काम करता है तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना आपको करनी पड़े। तो इसमें अगर हम लिस्ट डाउन करें इन इश्यूज को, तो आई होप दिस स्लाइड इज नाउ विजिबल टू ऑल। सो इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद इतनी इतनी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आती, लेकिन उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसमें मल्टीपल सबमिशन का पर्सपेक्टिव है,
रिडंडेंट पब्लिकेशंस हैं, प्लेजरिज्म एक फिनोमेना है, डाटा फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन का एक फिनोमेना है, यूज ऑफ लिविंग बीइंग्स और इम्प्रॉपर ऑथर कंट्रीब्यूशन। तो वन बाय वन देखते हैं। तो मल्टीपल सबमिशंस क्या चीज़ है? जी, कोई आइडिया आपकी तरफ से कि क्या चीज़ है? सर इट्स बेसिकली कि हम एक ही सबमिशन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एट वंस सबमिट करवाते हैं। जी करेक्ट। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही नहीं है। इसकी एप्लीकेशन ये भी है कि आपने अपना रिसर्च प्रपोजल दो यूनिवर्सिटीज में सबमिट कर दिया, या आपके सर उसका रिसर्च प्रपोजल साउथ अफ्रीका में किसी ने प्रेजेंट किया, आपने उससे वही रिसर्च प्रपोजल लेके पाकिस्तान में वसीम यूनिवर्सिटी में आपने सबमिट कर दिया, या थीसिस किसी ने किया और आपने भी वही थीसिस उसके साथ लेके और मिलजुल के आपने दोनों जगहों पे प्रेजेंट कर दिया या कर दिया। सो एनी टाइप एनी सच थिंग जिसमें आप एक ही चीज को दो जगहों पे, तीन जगहों पे, चार जगहों पे सबमिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सबमिशन केस। और ये चीजें चेक हो जाती हैं बिकॉज सच एवरीथिंग nowadays is available online. Nobody keeps in the libraries. It is going to be uploaded somewhere, and whenever it will be uploaded, not today then tomorrow, जब आप ऑडिट फेज में आएंगे तो उस फेज के अंदर लोग यही चेक कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये इस तरह की कोई चीज विजिबल तो नहीं है। इवन जर्नल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सारे भी इस चीज को ऑन दी हंट होते हैं इन चीजों के ऊपर। तो इट विल बी फिगर्ड आउट समवेयर, एंड वंस इट विल बी फिगर्ड आउट, देन यू आर गोइंग टू गेट दी ब्रंट फॉर दैट। और यस, एक सिचुएशन ऐसी होती है जो कि से स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स की लाइफ में होती है कि आप क्योंकि एक रिसर्च पेपर एक एडिटोरियल प्रोसेस और रिव्यू प्रोसेस में बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वक्त ले लेता है। आपने एक रिसर्च काम कंप्लीट किया, उसको सबमिट किया, वो हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, इवन 2-2 साल तक लोगों के पेपर्स अंडर रिव्यू रहते हैं। तो उस केस में बिकॉज आप टाइम बाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं पीएचडी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मास्टर स्टूडेंट्स चूंकि उन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजन बीइंग कि वो उनके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ अ रिसर्च पेपर इज नॉट कंपल्सरी to award the degree. But for a PhD student, it's a compulsory measure के you have to complete and publish one impact factor publication at least in your academic time period जो कि आपको मिलता है PhD के दौरान। कुछ यूनिवर्सिटीज एक कहती हैं, कुछ दो कहती हैं, कुछ तीन कहती हैं। तो अगर वो पेपर एक्सेप्ट होके पब्लिश नहीं होगा तो आपको अपनी पीएचडी थीसिस इवैल्यूएशन में आप नहीं जा पाएंगे। तो उस केस में यस, विद दिस पॉजिटिव इंटेंट कि मैं एक सब मेरा पेपर एक ही पेपर से अंडर अंडर रिव्यू है एक जगह पे, और मैं इस एक और जगह पे इसे काफ़ी टाइम ले रहा है, तो मैं इसको एक और जगह पे सबमिट कर देता हूँ। प्रोबेबली यहाँ से अगर जल्दी जवाब आ जाता है तो अगली जगह पे आई विल ड्रॉप, something like this. So with the positive intent, yes, it can be done, although it is also not right, but with some risk involved. This may be taken up because आप अपनी नीयत आपकी साफ, और उसका एम ये है कि मैं टाइम पीरियड के अंदर अपनी एक पब्लिकेशन या दो या तीन पब्लिकेशंस पूरी कर लूँ। और जैसे ही एक जगह मेरा एक्सेप्ट होगा, सेकंड जगह से आई विल जस्ट रिट्रैक्ट कि जी मैं आई नीड सम अदर वर्क टू डू ऑन दिस topic, this research paper, so I do not want further review in this. So you can always ask the or editor to undone that process. That is acceptable in a view, although that is also not very good कि आप ऐसा कुछ करें। लेकिन मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि चलो अगर ऐसा कुछ फिनोमेना है तो शायद फिर भी पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीपल सबमिशंस इन एनी केस, अगर एक रेगुलर लाइफ में आप पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं, तो आप फिर उसको आपको 3-4 जगहों पे नहीं करना चाहिए। इट इज अनएथिकल। सो जितने जर्नल्स हैं स्पेशली रिसर्च पेपर्स के परस्पेक्टिव से, दे कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। आपने एक पेपर सबमिट किया ट्रिपल ट्रांजेक्शन और सिग्नल प्रोसेसिंग में, एक पेपर सबमिट किया आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में, वही सेम पेपर, तो उनके एडिटर्स आपस में इन टच होते हैं। दे कीप शेयरिंग देयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन देमसेल्व्स एंड दे कम टू नो कि दिस पेपर इज विद मी, दिस पेपर इज विद हिम एज वेल। सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द ऑथर और फॉर द ऑथर्स इन दैट केस, अगर ज़्यादा ऑथर्स हैं तो। तो इसके बारे में बहुत ध्यान के साथ, बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कस करके सारे ऑथर्स ऑन बोर्ड हों, फिर आप उसके बाद इस तरह का काम शायद करें। क्योंकि अगर एक फर्स्ट ऑथर ये प्रॉब्लम कर दे, बाकियों को नहीं पता, और बाद में कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाए, तो वो फिर एक ऑथर तक नहीं रहती, वो फिर सब ऑथर तक ट्रांसफर होती है। इसकी एग्जांपल है कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में एक डीन थे,
एक स्टूडेंट ने उनके नाम के साथ पेपर सबमिट किया और उसके बाद एक और जगह सबमिट कर दिया। पर डीन वॉज नॉट नोइंग। वही बात है, एक सीनियर जो एकेडमिशियन है वो शायद बहुत सारी चीज़ों का ट्रैक नहीं रखते, और स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसे चीज़ें कर जाते हैं जिसकी वजह से लेकिन जो जर्नल्स हैं वो तो हर एक को मेच्योर समझते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट कि जी ये पेपर जो है वो सारे ऑथर्स ने मिल के सबमिट नहीं किया। सो फॉर दैट मैटर वन ऑफ द डीन इन कॉमसेट वॉज ब्लैक लिस्टेड, बिकॉज फेमस या मशहूर तो वो था ना, पहला ऑथर नहीं था, चौथा ऑथर था, लेकिन नाम तो उसी का बोला अखबारों के अंदर कि जी इस बंदे ने बहुत सारी जगहों पे एक ही पेपर सबमिट करके एक्सेप्ट किया हुआ था। दो पेपर एक्सेप्ट हो गए, ऑल्दो उसका ताल्लुक डायरेक्ट नहीं था, किसी स्टूडेंट ने किया था, बट उस मौके पे कोई ये नहीं सुनता ना ना देखता है। ठीक है। तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत एहतियात के साथ, बहुत सोच समझ के और मशवरे के साथ बता के, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, अगेन विद अ पॉजिटिव इंटेंट, नेगेटिव इंटेंट तो अलाउड ही नहीं। कि आप ये चाहते हैं कि मैं मल्टीपल सबमिशन करूंगा, मल्टीपल एक्सेप्टेंस आ जाएगी और मल्टीपल जगह पे पब्लिश कर लूंगा, ये तो इन एनी केस है ही नहीं, अलाउड ही नहीं। दिस इज ऑल टुगेदर टोटली अनएक्सेप्टेबल थिंग, राइट। लेकिन ये कि अगर आप मल्टीपल सबमिट कर रहे हैं तो अगेन अपने एडवाइजर को, अपने बाकी ऑथर्स को ऑन बोर्ड लेके फिर और मकसद बता के कि जी ये वजह है, तो वो आप आपस में मिलके इस तरह से कोई चीज़ एक अगर करना चाहें, अगेन मैं फिर रिपीट करूंगा, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन इसका एम ये है कि आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो आपको चाहिए, और टाइम बहुत लग रहा है। आपको आपको लगा 6 महीने से एक जगह सबमिटेड है और मेरा काम अभी तक जो है उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा, एंड यू आर टाइम बाउंड कि अगले 6 महीने में मैं टाइम बार होने वाला हूँ, तो देन यू कैन सबमिट एंड सी कि किस जगह से एक्सेप्टेंस अर्ली आ जाती है, एंड सेकंड जगह से आप उसको वापस ले लें, या वापस लेके भी रीसबमिट कर सकते हैं। अगेन डिसीजन, बेटर डिसीजन इज कि वहां से वापस ले लें और फिर सेकंड जगह रीसबमिट कर दें। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि देखो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वहां से आप खत्म करा लें, उसे मेल करें या उसको जवाब देंगे जी मैं, चूंकि आप बहुत टाइम ले रहे हैं, मैं सबमिशन को काइंडली आप वो कर दें, कैंसिल कर दें, मैं इसको एक और जगह सबमिट करना चाहता हूँ, दिस इज द बेटर वे, एंड देन सबमिट सेकंड प्लेस। बट आप स्टिल समझते हैं कि यार मुझे वहां से जवाब, शायद इधर भी लेट हो जाऊं मैं, वहां से तो 6 महीने लग गए, इधर भी पता चला 6 महीने तक कोई जवाब ना आए, क्योंकि पता तो नहीं है ना इंसान को, कि आपको नहीं पता, क्योंकि इट्स अ ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस, यू डू नॉट नो कि वो किसको भेज रहा है, वहां से किसके जवाब आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो उस केस के अंदर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो अगेन सोच समझ के ये रिस्क लेना है, बट विद अ पॉजिटिव व्यू पॉइंट के इससे whenever one acceptance comes, the second one I'll just ask him or that panel के जी मैं जो है ना फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ठीक। बट स्ट्रेट अवे वन 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 पॉइंट वन डिसीजन या वन सेंटेंस किया, इट इज नॉट अलाउड, राइट। जी। सर जो आप यूजर की बात करें तो आपको वो कंफर्मेशन ईमेल भी कर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके सबमिट करते हैं तो सब कंफर्मेशन ईमेल। जी ऐसी आती है, बिल्कुल आती है। हाँ वो यूर राइट आती है, लेकिन बहुत सारे लोग स्टिल मेल्स नहीं पढ़ रहे होते। ऐसी जो लोग थोड़ी टफ रूटीन में होते हैं ना, दे जनरली, और फिर उसका अच्छा, इसमें भी स्टूडेंट्स आई ऑब्जर्व स्टूडेंट्स वो ईमेल ही गलत जमा कराते हैं। ठीक है। तो जब आपको जो ईमेल आती है वो कैसे ऐसे ईमेल पे जाती है कि जो उसका ईमेल होता ही नहीं है, जैसे किसी और ऑथर का। ठीक है। सो देर आर वेरी मेनी वेज एंड मीन्स जिसमें लोग दे प्ले अराउंड, बट ये कि मल्टीपल सबमिशन इज नॉट अलाउड। सेकेंड इज रिडंडेंट पब्लिकेशंस। रिडंडेंट इज इन फैक्ट द हायर लेवल ऑफ इंटेग्रिटी के, आप क्या कर रहे हैं कि आप पेपर को दो जगहों पे एक्सेप्ट करने के बाद पब्लिश कर रहे हैं। एक ही काम दो जगहों पे, तीन जगहों पे, एक कॉन्फ्रेंस में सबमिट करके एक्सेप्ट हो गया, फिर जर्नल में भी एक्सेप्ट हो गया, आपने दोनों जगहों पे उसको पब्लिश करने की परमिशन दे दी। दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट पब्लिकेशन। सो अगेन दिस इज नॉट अलाउड, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली बी नोन। ऑनलाइन है ना, अब तो बिल्कुल हर चीज़ ऑनलाइन है। तो जैसे ही दो जगहों पे पब्लिश होगा आपका, चीज़ें जो है वो प्लेजरिज्म कंटेंट में आनी शुरू हो जाएंगी, एंड पीपल विल कम टू नो, एंड अल्टीमेटली ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि गलत है। यस, एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आप कोई आप लैंग्वेज डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, आप चाइनीज़ में आपने पेपर लिखा और उसको आपने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो आप लिखेंगे कि इसकी ओरिजिनल पब्लिकेशन जो है वो चाइनीज़ जुबान में इस जगह पे हुई है। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी। ऑल ऑल वेल सर, ऑल वेल। नहीं 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 सर, ऐसे बस मैं अगर थोड़ी देर में ही कर लूँ आपको से अपना जोर के बाद, कुछ जल्दी तो नहीं है। चल, चल सर। ओके ओके ओके। अच्छा जी, ओके। सो रिडंडेंट पब्लिकेशंस जो है वो अगेन ओनली अलाउड इफ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रांसलेशन। ठीक है। फिर हमारी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी से सबमिट की होगा हमने उसकी किसी ट्रांसलेशन। ने नहीं, ये आपका ही काम है। यू आर नॉट डूइंग ट्रांसलेशन ऑफ समबडी एल्स वर्क, इट इज योर वर्क। ठीक है। ये नहीं है कि आप लोगों के कामों को ट्रांसलेट करना शुरू कर दें ना। ये है कि आपने अपना काम उर्दू में कहीं पब्लिश किया और आप उसको अंग्रेजी में करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप फिर उसमें मेंशन करते हैं कि मेरा ये काम ऑलरेडी ओरिजिनली फलां जगह पे इस जुबान में पब्लिश हुआ हुआ है और मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और रिव्यू प्रोसेस में अगेन हो जाएगा। इफ इट इज एक्सेप्टेड तो इट वुड बी रिटन कि ये इसकी इसके ऊपर स्टेटमेंट इस तरह की है। सर लैंग्वेज चेंज के बाद तो वो सेम ही चीज नहीं रहेगी, मतलब एप्लीकेशन तो वो एक ही रहेगी ना। ऐसे ही है, एक ही रहेगी, लेकिन ये इसका करने का मकसद ये होता है कि आप किसी लोकल पॉपुलेशन जिसकी जुबान वो नहीं है उनके फायदे के लिए ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग अंग्रेजी जुबान में लिखते हैं, फिर उसके बाद अपने लोगों के लिए उर्दू में ट्रांसलेट भी करते हैं कि मेरा काम है, बट उसको अनाउंस करते हैं लिखते हुए। तो जो फोरम उसको पब्लिश कर रहा होता है वो उस चीज को एक स्टार डाल के स्टारक डाल के लिखता है कि ओरिजिनली दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन फला फला प्लेस इन दिस लैंग्वेज। तो सर प्रोबेबली आपने शायद, अगर थोड़ी आप रीडिंग करते हो तो आपने देखी भी होंगी ऐसी चीजें कि जिसमें कुछ ट्रांसलेशन फिनोमेना नजर आ रहा होता है। अंग्रेजी जुबान में कहीं पब्लिश हुआ होता है और नीचे जब उर्दू में से जंग में डॉन में कहीं उस किसी और जुबान में पब्लिश होता है तो लिखा जाता है स्टार के साथ कि दिस आर्टिकल वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन फला फला प्लेस। सो इट इज फॉर दैट मैटर कि उस तरह की केस को आप रिडंडेंट पब्लिकेशन के जुमरे में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो एक ही चीज है लेकिन मुख्तलिफ जबानों के अंदर है बट अनाउंसमेंट के साथ है। इट इज कैटेगोरिकली रिटन। ठीक है मोइन, लेकिन ये कि वो किसी और का काम नहीं है, आपका ही काम। हाँ। किसी और के काम को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं विद हिज परमिशन, बट दैट वुड बी समथिंग जो कि अगेन अपने आप प्रोफाइल में लिखना चाहते हैं तो लिखें, किसी ने मना नहीं किया, बट उसमें भी अनाउंस करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि ये फलां का काम था जो मैंने ट्रांसलेट किया। ओके। जो चीटिंग स्टैटिस्टिक्स इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो आपके ख्याल में मास्टर्स प्रोग्राम्स में कितने परसेंट चीटिंग स्टैटिस्टिक्स, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर मैं ऑप्शंस दूं आपको तो क्या आपके ख्याल में? 50 to 60%? मैंने तो ये ऑप्शन नहीं दी तुम्हें यार, तुम अपनी मर्जी से तो इतना ज्यादा जो है ना वो तुम अपने महल्ले की बात तो नहीं कर रहे कहीं? अब ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, ये हर रीजन के लिहाज से, हर इलाके के लिहाज से, सैंपल साइज के लिहाज से वेरी करती हैं। तो हो सकता है तुम्हारा सैंपल जो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको देखते हुए आप ये कह रहे हो, जो 10-12 लोग आपने देखे हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है तो उनमें से 50% चीटर है। ये तो इससे तो यही लगता है, लेकिन ये दुनिया की स्टैटिस्टिक्स है, ऑल दी रीजन। इसलिए कहते हैं कि करेक्ट पॉपुलेशन साइज इज इंपॉर्टेंट टू कमेंट ऑन दी पॉपुलेशन। ठीक है। अब आपने कमेंट किया 50 to 60%, इट मीन्स कि आपका सैंपल साइज ही ठीक नहीं। दुनिया में ये रेशो एग्जिस्ट नहीं करती, 50-60% लोग इतनी चीटिंग नहीं करते। ठीक है। तो यू कैन नॉट से दिस फॉर एवरीबडी हु इज डूइंग अ मास्टर्स। ठीक है। So the world statistics say कि around 18% people they cheat on to the master's program, और सर्टिफिकेट कोर्सेज में ये रेशो ज़्यादा है, डिप्लोमा में 15% है, मास्टर्स में। बट अगेन दिस वैल्यू विट इज अगेन एक रिसर्च पेपर की ये फाइंडिंग्स हैं और वो उसकी खास सैंपल साइज है, उसके लिहाज से ये वैल्यूज निकली हुई हैं। बट पॉइंट क्या है कि ये जो इसमें से जो मोस्ट कॉमन चीट डिस्क्राइब किया जाता है वो है प्लेजरिज्म, विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द चीटिंग इनकाउंटर्ड। सो ये इस सोर्स से मैंने इसमें कुछ कंटेंट इकट्ठा किया है। सो अकॉर्डिंगली इसमें क्या चीज़ है कि पहली बात है हमें कुछ समझने की जरूरत है कि प्लेजरिज्म जो है वो है क्या। सो अगेन इट्स अ सीरियस ऑफेंस विच कुड लीड टू एनी पेपर सबमिशन, रिजेक्शन, एकेडमिक चार्जेस, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल।
और अगेन इट सीरियसली अफेक्ट्स द साइंटिफिक रेपुटेशन एंड व्हाट इट इज अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग इवन विद द करेक्ट साइटेशन। यानी आपने मुझसे कोई बात सुनी और आपने उसको अपने अल्फाज में कहीं बयान किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये किसकी बात मैंने सुनी है। आपने उसको अपने अल्फाज में बयान किया, बट आपने मेरे अल्फाज ही बोल दिए और अगेन साइटेशन ठीक तरीके से यानी रेफर नहीं किया कि किधर से ये बात सुनी थी। इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये तो इसकी डेफिनेशन है, इट्स द अप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन्स आइडियाज, processes, results, words without giving appropriate credit, including those obtained through confidential review of others' research proposals and manuscripts. So अगर इससे ये एक पैराग्राफ है जो कि यू वुड लाइक टू राइट इन योर ओन थीसिस और एनीवेयर जो आप लिख रहे हो, ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ जो आपने कहीं से कट पेस्ट किया हुआ है या पढ़ा है, अब इसको आप लिखना चाहते हैं। तो एक बंदा है वो इसको अपने अल्फाज में लिखता है और क्या करता है, कुछ इस तरह से चेंज कर लो, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, दिस वाज द ओरिजिनल पैराग्राफ, हियर द पैराग्राफ इज बीन पैराफ्रेज्ड इन अ वे के कुछ दो वर्ड चेंज किए, ठीक है। एक और बंदा से कुछ और बेहतर काम करता है और से कुछ और चीजें चेंज कर लेता है, राइट। और another one maybe performs a little more paraphrasing, but all of these are unacceptable। आपने यहां से शुरू किया था, थोड़ा चेंज किया किसी ने, गलत है। कुछ और चेंज किया, अभी भी गलत है। कुछ और चेंज किया, अभी भी गलत है। यस, दिस इज अ बेटर वे ऑफ, एंड विद रेफरेंस, कि ऑल्दो मैंने अपने अल्फाज लिखे लेकिन फिर भी मैंने बताया कि मेरा काम ये फिर भी नहीं है, ऑल्दो मेरा ही मैंने लिखा मैंने है, बट ये मेरा नहीं है, ये किसी एक रेफरेंस नंबर 12 से मैंने पिक किया। दिस इज नाउ यू आर अवॉइडेड दी प्लेजरिज्म नाउ, बिकॉज इस दिस केस में आपने ऑलमोस्ट 80% कंटेंट जो है वो अपने अल्फाज में लिखा है, 80% कंटेंट खुद लिखा है, ऑल्दो उसकी थीम कहीं और से पिक की है, थीम उसकी कहीं और थी, अपने अल्फाज में लिखा, बट इट इज अगेन ऑलमोस्ट 80% फर्क है, और रेफरेंस भी दी है। नाउ दिस इज करेक्ट। तो प्लेजरिज्म ध्यान में रखें कि अगर मैंने से यहाँ पे भी रेफरेंस के साथ भी लिखा होता है, इधर मैंने लिखा होता है ना जी कि ये सारा कुछ करके नीचे रेफरेंस भी दिया होता, तब भी ये प्लेजरिज्म में आता। यहाँ भी रेफरेंस दे के भी प्लेजरिज्म में आता, यहाँ भी रेफरेंस दे के भी प्लेजरिज्म में आता। ऑल्दो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा काम नहीं है, लेकिन स्टिल पैराफ्रेजिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग भी ठीक होनी चाहिए और रेफरेंस भी होना चाहिए, दोनों चीजें होंगी तो इट्स फाइन। या आप इस तरह से कहें कि जी मैं तो बिल्कुल ही इसमें कोई पैराफ्रेज नहीं कर रहा, मैं सारा का सारा इन्वर्टेड कॉमर्स में प्लेस करके कहूँ कि ये फलां जगह से मैंने पिक किया, कोट करके, ठीक है। तो नो इट इज ओके, सही है। सो या तो आप कोटेशन मार्क्स में क्लोज करें, या फिर अगर आप पैराफ्रेज कर रहे हैं तो पैराफ्रेज करके भी रेफरेंस दें और फिर प्रॉपर तरीके से उसको करें। सो या ये भी एक तरीका है, आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, बट दिस इज हाउ द पैराफ्रेज द प्लेजरिज्म इज अवॉइडेड, अदरवाइज प्लेजरिज्म जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। सो दिस इज एज फार एज, मैं अभी अब एक रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ जो कि एआई और आपकी जो प्लेजरिज्म कंटेंट है उसको शो करता है। इसके अंदर प्राइमरीली जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो कैच करते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को या पैटर्न को कैच करते हैं, खास पैटर्न पे अगर आपने फॉलो किया वही पैटर्न किसी और ने भी फॉलो किया हुआ था तो वो उसको पकड़ेगा। लाइक इसके अंदर पैटर्न में ये जो उसने सेंटेंस बनाया है उसने लिखा है, इट हैज बिकम कॉमन अमंगस्ट यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, सो नो टू पर्सन्स कैन राइट द सेंटेंस इन द सेम वे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द प्लेजरिज्म कैचिंग सॉफ्टवेयर्स, कि मोइन जब लिखेगा तो मोइन इन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को यूज नहीं करेगा, तहसीन इन सीक्वेंस ऑफ वर्ड को यूज नहीं करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि जी लिखो यार ये एक टाइटल है, एक टॉपिक दूँ आपको, आपसे कहूँ 2 लाइनें लिखो, आपको भी कहूँ 2 लाइनें लिखो, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल कि आप दोनों एक ही तरह के सेंटेंसेस बनाएं, एक ही सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को यूज करें, ठीक है। इट विल नॉट बी 0.001% चांसेस है कि ऐसा कुछ हो। इसलिए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स अगर सेम है तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर कहेगा कि जी ये दोनों ने एक दूसरे को कट पेस्ट किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, ठीक है।
सो दैट इज द मेन थीम। इसके एक उस पे आते हैं हम, कुछ और टाइप ऑफ अनएथिकल जो रह गए थे उनको भी देख लें। Another type of unethical standard या wrongdoing is that you start fabricating the data or start falsifying your results। आपने कहा जी नहीं 70% नहीं, मेरे तो 78% रिजल्ट जो है ना वो एक्यूरेसी आ गई है, जबकि ऐसी ना हो। सिमिलरली आप डाटा जो था वो 1 to 1 था, आप उसको 1 1 1 कर दें, मतलब आप रिजल्ट्स ही ले रहे थे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम स्टूडेंट्स डूइंग इट, ऑल्दो तालीम इंसान को यही सिखाती है कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी होती, लेकिन और वो चेक भी हो जाती है, पता चल जाता है, ऐसे लोग ज़्यादा चलते नहीं। लेकिन ये कि अगेन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है बिकॉज ये आधा सच होता है। और यू मस्ट हैव हर्ड के नीम हकीम खतरा है जान, यानी या तो आप पक्के झूठे हो ना तब भी ठीक है, या आप सच्चे हो बिल्कुल ठीक बोलते हो, दैट इज दी बेस्ट, या मुकम्मल झूठे हो तो लोगों को पता होगा यार कि ये झूठा आदमी है। तो जो बीच का आदमी होता है ना उसको कहते हैं मुनाफिक। ठीक है, और मुनाफिक को जो है जहन्नुम के निचले तरीन दर्जे के लिए रखा गया है, क्योंकि सबसे खतरनाक आदमी है, क्योंकि वो कभी एक की तरफ है कभी दूसरी की तरफ है, ना उसका है ना उसका है। ठीक है, तो मुनाफिकत ही है ये कि आपने डाटा फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन की, दिस इज सिंपली कम्स इन द डोमेन ऑफ मुनाफिकत। सो दिस इज वेरी डेंजरस, इट मस्ट बी टेकन केयर। आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन सर्टेन थिंग्स, थिंक ऑन दैट लाइन। या नहीं आ रहे तो ठीक है, ड्रॉप दैट लाइन, ये जी नहीं मैं ये काम मुझसे नहीं हो रहा, और अदरवाइज स्टेट के हाँ जी बस यही है रिजल्ट्स मेरे, दे आर नॉट गुड, बट ये यही है, मैंने प्रोसेस सीखे हैं पूरे, उसमें मैंने ही काम किया है। So this is important as far as the ethical standards are concerned. So yeah, I hope it makes sense. Then another thing is जो कि जनरली स्पीकिंग कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में एज सच एप्लीकेबल नहीं है, बट ये कि जो नेचुरल साइंसेज की बहुत सारी रिसर्चेज हैं उसमें बाज़ औक़ात लोग जो है वो जिंदा चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को इंसानों को उन पे रिसर्च करते हैं। तो दैट इज़ नॉट अलाउड एज फार एज दी एथिकल स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न्ड। इस पे एक हेलसिंकी डिक्लेरेशन है, ठीक है, उसके मुताबिक nobody can perform any action onto the human beings or living beings, and yes if you still want to do the research like मेडिकल डोमेन में होती है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनती है जो कि आपकी इस तरह की रिसर्च को अप्रूव करती है कि आप एनिमल सब्जेक्ट्स पे या ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे कुछ डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो दैट एथिकल रिव्यू कमेटी विल अलाउ यू टू डू दैट, और वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो फिर आपको वो काम करने की परमिशन होगी। ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। तो इंस्टीट्यूशंस की रिव्यू बॉडीज होती है, लाइक यहाँ पे जो लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का, या जो हमारा इसके अलावा मेडिकल साइंसेज का अगर कोई डिपार्टमेंट हो तो उनकी रिव्यू कमेटीज होती हैं। उनको अपना रिसर्च थीसिस आप सबमिट करते हैं, उस पर आपको एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देती है, फिर आप उस तरह का काम कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द प्रॉपर ऑथर कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज़ वेरी कॉमन दैट एक बंदा काम करता है और उसमें लोग बहुत सारे लोगों के नाम शामिल कर लेता है। रिसर्च पेपर लिखा, उसने अपने एक दोस्त का नाम डाल लिया, किसी और कुलीग का नाम डाल लिया कि जी ओके हम मैं भी आप भी जब पेपर लिखें तो मेरा नाम डाल लें। सो दिस इज़ अगेन वेरी इम्प्रॉपर या नॉट राइट। योर पेपर या रिसर्च पेपर हैज़ टू बी, यू हैव टू कंसिडर कि ये पेपर में किस किस की कितनी कंट्रीब्यूशन है। यस योर सुपरवाइजर प्रोबेबली हैज़ कंट्रीब्यूटेड, योर को सुपरवाइजर में हैव कंट्रीब्यूटेड, योर रिसर्च कमेटी मेंबर्स आपको उन्होंने गाइड किया हुआ है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल बीच में अगेन उनके थ्रू पेपर उनके प्रोसेस रिव्यू प्रोसेस से गुजर के यू कैन कीप देम इन योर ऑथर्स लिस्ट। बट अदरवाइज जो अननेसेसरी लोग हैं या जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की, ये मेरा हस्बैंड है जिसका नाम होना चाहिए, नहीं मेरी मिसेज है उसका नाम होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं, दैट शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, सो अगेन दिस इज दी, तो दिस दीज आर दी थिंग्स विच आर इनफैक्ट ऑल अनएथिकल। अब इसके अलावा जो अब रेफरेंसेस से पर्सपेक्टिव चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हर चीज़ आजकल रेफरेंस देनी बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद सुटेबल पैराफ्रेजिंग, तो मैं इस पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अ, हम एक देखते हैं, टर्निटिन की रिपोर्ट देखते हैं।
टर्निटिन इज अ सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड फेमस है फॉर फिगरिंग आउट द प्लेजरिज्म। और ये आपको दोनों चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट की बताता है कि हाउ मच इज़ योर रेगुलर प्लेजरिज्म एंड हाउ मच इज़ योर एआई प्लेजरिज्म। जो पॉलिसी है दुनिया की वो ये है कि आप 19%, एच ई सी, यानी अगर मैं आपसे बात करूँ, एच ई सी कहता है कि 19% तक प्लेजरिज्म अलाउड है, 19%, विद नॉट मोर देन 3% फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, क्योंकि इसमें सोर्सेज इंडिकेट होती हैं। और एआई प्लेजरिज्म भी जो है वो इस वक्त पॉलिसी उसकी चेंज होती रहती है। अभी करंटली उसकी 20% से, उसकी भी यही है कि 19% या 20% से नीचे होना चाहिए प्लेजरिज्म। बट अभी कुछ देर से पहले एक पॉलिसी आई थी, उसमें 5% का भी जिक्र था कि 5%। बट जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये 20% से नीचे आपको स्टार लगा के बताते हैं, तो इट मीन्स कि वी कैन गो 5% तक, तो कोई इंडिकेट करता नहीं। सो ये यहाँ पे इसका फ्रंट एंड है। लेट मी शेयर इट विद दी क्लास एज वेल। ऑनलाइन भी मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। एक पेपर में दोनों मतलब लगता है, जैसे 90% उसका है, किसी और वर्ग का है, और 20% ए आई है। मैं बताता हूँ। आई होप दिस इज विजिबल नाउ। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये कुछ पेपर्स, कुछ वर्क जो है वो उसकी प्लेजेंट कंटेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी ये जो पहला पेपर है या जो भी काम है, इसमें सिमिलैरिटी इंडेक्स 12% शो हो रहा है और एआई राइटिंग 32% शो हो रही है। ठीक है। सो और इस तरह से नीचे 7% सिमिलैरिटी, 0% एआई राइटिंग। सो मैं लेट मी ओपन द फर्स्ट वन। ओके, सो नाउ दिस इज द पेपर, रिसर्च पेपर है उसका। जो इफ आई ओपन दिस साइट, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है 7% सिमिलैरिटी। जब मैं इसको खोलता हूँ तो ये मुझे बताएगा जी कि ये कितना परसेंट किस किस के साथ मैच कर रहा है। 5% है, फिर 1% कुछ कुछ कंटेंट है। और इफ आई गो डाउन, अगर इसकी रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर लें, इसमें कलर कोडिंग के साथ अगर आप देखो तो इसने आपको साथ साथ कुछ एस्पेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। सर ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं डिस्प्ले करता हूँ जी आपके लिए। वेट अ मिनट। अभी विजिबल हो गया जी? जी सर, हो गया, थैंक यू। ओके। अब देखिए ये एक रिसर्च पेपर है। इसको जब हमने चेक किया तो ये कलर कोडिंग के साथ इसमें देखें हर जगह पे मेंशन कर रहा है कि क्या चीज़ किससे मैच कर रही है। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं तो ये कलर्स दिखाना शुरू करेगा। और अच्छा, यहाँ पे देखें नंबर 4 लिखा हुआ है कि ये फोर एक कोई रिसर्च पेपर होगा, कुछ भी एक सोर्स है वहाँ पे। ये जो कलर कोडिंग यहाँ पे है, ये यानी ये जो कंटेंट है ये वहाँ से इसको लग रहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यहाँ भी हैं, इस वर्क में भी है। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को उसने चेक किया, कंप्लीट एक फ्लो ऑफ वर्ड्स को। अ कॉइल स्प्रिंग इज अटैच्ड टू ईच लेग एंड, तो ये कहीं और भी इस्तेमाल हुआ हुआ है इसी तरीके से, इसलिए यहाँ पे उसने इसको पकड़ लिया। और नीचे आते हैं। ये जो रेड है ये नंबर 1 पे, ये यानी रेड, और देखिए ये जो रेड कलर है ये वो है जो कि जिसका जिसका सबसे ज्यादा मैचिंग हो रही है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे रेफरेंस है, यानी ये ये इसका। जनरल का नहीं। वो इसीलिए है क्योंकि वो जर्नल ने और बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, तो उसके जो रेगुलर एडिटिंग फीचर्स हैं वो यहाँ भी नजर आ रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो वो अगेन दो आर नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, या उसको कहेंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट या फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है। बट ये कि जब इसमें हम नीचे आते हैं,
लेट्स इसकी रिपोर्ट को हम जनरेट कर। तो अब ये इसकी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, विजिबल है जी ये भी। देखिए इसमें से वगैरह 5% मैच जो है ना, वो कोई एक स्टूडेंट पेपर से नंबर 1 रेफरेंस मैच कर रहा है। ये वही है जो कि टेम्पलेट का पैटर्न है किसी और पेपर का